आफ्टरनून क्लास, वेलकम टू जीजे केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 11th का आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट। ठीक, ओके। तो फंडामेंटल को हम क्या बोल सकते हैं, और फंडामेंटल को हम और बेस भी बोलते हैं, यानी कि बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। एसआई सिस्टम को अगर मैं खोलूं, एसआई को हम और क्या बोलते हैं, एसआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, इतना हमें पता है। ओके, अब क्या होता है जो हमारी एसआई होती है या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो हमारी साथ होती है, उसके साथ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। उससे पहले हम कुछ चीजें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, चलो यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। ठीक, यही पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, बच्चों की तरह तो हम नहीं पढ़ेंगे फिजिकल चेंज ये वो ब्ला ब्ला, कुछ नया पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका जैसे आ जाता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फिजिकल, जैसे कि आपका बॉइलिंग पॉइंट, आप इजीली उस चीज को मेजर कर लेते हो। और केमिकल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो आप इजीली मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ ऑब्जर्व करके अच्छी खासी कैलकुलेशन यहाँ होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सिर्फ देखते हैं और उसे मेजर कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ऐसी चीजें हो जाएगी। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टी में हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट होगा आपका कि सेकंड पॉइंट बोलता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो कंपोजिशन होता है वो आपका चेंज नहीं होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में कंपोजिशन आपका क्या होता है, चेंज होता है। अब ये क्या होता है ये देखते हैं और कैसे होता है। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, वाटर। वाटर में क्या, सॉलिड, सॉलिड से क्या बना, गैस। अभी भी तो H2O ही है, यानी कि आपका जो कंपोजिशन है वो क्या है, आपका अभी भी H2O ही है। आफ्टर रिएक्शन केमिकल में क्या आ जाएगा, केमिकल में मैं क्या ले लेती हूँ, जैसे कि C+O2 आपका क्या बना, CO2। हमारा रिएक्टेंट कुछ और था और जो हमारा प्रोडक्ट बना वो कुछ और बना। समझ आ गया इतना, ठीक है। अब हमारी ऐसी और भी प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी और प्रॉपर्टीज होती है वो हम देख लेते हैं। हमारी और ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि आपका हो गया मास, आपका हो गया वॉल्यूम, आपका हो गया लेंथ, ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ऐसी टाइप की प्रॉपर्टीज भी होती है जो हम मेजर कर लेते हैं। ऐसी टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बोलते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट बोलते हैं। देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम उसे कैसे मेजर कर रहे हैं, यानी कि हमें क्वांटिटी के बारे में बताएगा कि हम इस चीज को इजीली मेजर भी कर लेते हैं। लेकिन जब हम इसे मेजर करते हैं तो पहले आती है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर उसको कौन फॉलो करता है, यूनिट। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि जैसे कोई भी मेरे पास ये डस्टर है, इतना वेट तो इसका नहीं है, जिस
एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि मेरे पास डस्टर है और इस डस्टर का जो मेरे पास वेट है वो कितना है, 20 है। इतना होता नहीं है, मैं बस बता रही हूँ, 20 है। ठीक, क्या लिखेंगे, यूनिट भी लिखेंगे, केजी। ऐसा क्यों, हमारे पास आंसर होना चाहिए क्यों। ये तो सबको पता होता है कि ऐसे लिखा जाता है, लेकिन क्यों, क्योंकि उसका रीजन यह होता है कि मान लो मैंने आपको बोला कि एक की लेंथ है वो है आपकी 50, ठीक, और एक की आपकी क्या है, वेट है वो है आपका 45। मास ले लो। ठीक, अब आप बोलते हो कि मैम मैंने इस टाइम तो बता दिया कि लेंथ आपका 50 है, मास आपका 45 है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक 45 है और एक मेरे पास 50 है, अब बताओ इसमें से लेंथ कौन सा और मास कौन सा है, क्या आप इसे डिफाइन कर पाओगे, क्या आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो इसके आगे अगर मैं यूनिट का ऐड कर लूं तो अब आप बता सकते हो कि आपका लेंथ वाला कौन सा है और मास वाला कौन सा है। ठीक, अगर अभी भी नहीं बता पाओगे तो हम इसे और अच्छे से समझेंगे कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है। बस ये होता है हमारा। अब हम पढ़ते हैं अच्छे से यूनिट्स के बारे में, ताकि आप ये बता पाओ कि कौन सी यूनिट किसकी होती है। जैसे केजी आपकी मास की होती है, मीटर आपकी लेंथ की होती है। कैसे बताएंगे वो हम समझेंगे। मैंने बोला फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम, फंडामेंटल को बेस भी बोला जाता है, वहां पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है। और एसआई को जब उसने खोला तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ही होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इतना समझ आया, समझ आ गया। इसको मैं रब करूंगी। ठीक, इसको मैं कर रही हूं रब। क्यों, यहाँ पे मुझे लिखना है कितनी होती है, हमारे पास होती है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी प्लस उनकी 7 यूनिट हमारे पास होती है। ठीक है, 7 बेस यूनिट लिख दो, हमारे पास होती है। अब वो कौन कौन सी होती है वो हम देखेंगे, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक, देखते हैं। कौन कौन सी होती है, पहले हम इसे अच्छे से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो यहां पे हम लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी प्लस सिंबल। क्वांटिटी के साथ ही हम सिंबल ले लेते हैं। ठीक, यहां पे आता है आपका सिंबल्स ऑफ यूनिट और यूनिट। क्या लिखेंगे, यूनिट प्लस सिंबल ऑफ यूनिट। यूनिट कौन सी होती है और उनका सिंबल क्या होता है ये आप लिखोगे। ठीक, मैंने बोला 7 होती है, चलो देखते हैं एक एक करके। ठीक, पहले हम लिखते हैं लेंथ। पहली होती है मेरी लेंथ। लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या होता है आपका लेंथ का, स्मॉल एल। ठीक, सेकंड मेरे पास होती है मास। मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। थर्ड मेरे पास क्या होती है, टाइम। टाइम से हम, टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल होता है स्मॉल टी। फोर्थ मेरे पास क्या होती है, टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। ये मेरे पास कौन सा टेम्परेचर होता है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता है। ठीक, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिफ्थ मेरे पास क्या होती है, फिफ्थ मेरे पास क्या होती है, फिफ्थ होता है मेरे पास आपका, ये हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करंट।
क्या होती है मेरे पास? करंट। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। 5 हो गई लेंथ, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मास, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम, जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट, जिसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना हमें पता चल गया। आगे भी होता है, वो हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 6th। 6th होता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जस्ट 1 मिनट। हाँ, ओके, एक कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट, सॉरी। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सबको पता होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल आपका स्मॉल एन होता है। फिर हमारे पास लास्ट क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम कैपिटल आई और नीचे वी लगा देते हैं। इसी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर मैंने सही बोला तो यही होगा। ठीक, इतना सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके। हमने लिख दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है और उनके सिंबल क्या क्या होते हैं, हमने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे और उसके सिंबल्स लिखेंगे। लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर। इसको हम और कैसे लिखते हैं? स्मॉल एम से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मास की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी किलोग्राम। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी सेकेंड। इसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक, हाँ, कैपिटल एस ले लो। ठीक है, मैं तो ऐसे लिखती हूं, बाकी आपके बुक में दिया है ऐसे लिख लो, एस से रिप्रेजेंट कर लो। यहां तक हमारा हो गया। ठीक, टेम्परेचर है कैपिटल टी, सबको पता है। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं तो केल्विन लेंगे और केल्विन को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की अगर आप बात कर रहे हो तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, सॉरी, वही होता है केल्विन। ठीक है, ओके। करंट की अगर मैं बात करती हूँ, करंट का आपका क्या होता है? यूनिट एम्पियर होती है। करंट की यूनिट एम्पियर होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमने मोल पढ़ा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है? इन्होंने बोलते हैं, हम जो छोटे छोटे एटम्स लेते हैं, हमें क्या पता वो कितने एटम्स हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? एक नाम दे देते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसको नाम दे देते हैं मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है आपका, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मोल। जैसे कि हम बोलते हैं कि इतना, जैसे हमें बोल दिया कि बनाना, हम ये बोलते हैं 12 बनाना दो, हम बोलते हैं 1 डजन बनाना दो। वैसे हम ये बोलते हैं इतने पार्टिकल से मिला, हम उसको एक यूनिट बोल देते हैं कि ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये क्या है? आपका 1 मोल है। तो इसीलिए हम इसे MOLE हो जाता है आपका मोल। और इसकी जो वो होती है यूनिट, मतलब सिंबल होता है वो स्मॉल MOL होता है। ठीक, इतना समझ आ गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो आपकी यूनिट होती है वो होती है आपके कैंडेला, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल c और d से। इतना सबको समझ आ गया होगा। ठीक, ये हमको याद करना है अच्छे से।
ठीक, अब हम आगे और चीजें पढ़ते हैं, इसको रब करते हैं और आगे पढ़ते हैं। मैंने कहा था बुक हमेशा सामने होनी चाहिए, ठीक, एनसीईआरटी की बुक हमेशा सामने होनी चाहिए, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। आप निशान लगाओगे कि हाँ मैम ने ये पढ़ा दिया टिक, ये पढ़ा दिया टिक, आगे आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की एक एक स्टेटमेंट आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए मुझे भी पलटना पड़ा है कि हाँ मैं ये पढ़ा दिया, मुझे ये पढ़ाना है, टॉपिक तो देखना होता है। ठीक, ओके, ठीक है। तो इतना जब सबको समझ आ गया तो बोलते हैं कि ऐसी और भी क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर करते हैं। ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती है? वो होती है आपकी, लिख देते हैं, ये सबने लिख दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। ऐसी और कौन सी होती है देखते हैं। ऐसी हमारी जो और क्वांटिटीज होती है, जैसे कि आपका हो गया वॉल्यूम, इसको हम मेजर करते हैं। और क्या हो जाता है आपका डेंसिटी, आपका लेंथ तो शायद छोड़ो, मास, इनको भी हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब ये बोलता है एक एक करके हम डिफाइन करते हैं चीजों को। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी मास और वेट, एंड लिख देते हैं, एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? मास जो होता है वो आपको बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बताता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में आपको बताता है कि कितना अमाउंट है। वेट क्या होता है? वेट, ये जो मेरा वेट है ये क्या कर रहा है, ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगा रहा है नीचे, उसको हम वेट बोलते हैं। यानी फोर्स exerted by gravity, ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ठीक है, ओके। एक और चीज, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट है जो मास होता है हम उसको मेजर कर सकते हैं। मास हमारा इजीली मेजर हो जाता है इन लैब्स में। हम बोलते हैं ना कि जैसे कि मैंने बोला कि मुझे इतना अमाउंट में सॉल्यूट चाहिए, मुझे इतना अमाउंट चाहिए अपने सॉल्वेंट में डालने के लिए, तो वो हम क्या मेजर कर रहे हैं, उसका मास मेजर करते हैं और फिर हम उसको सॉल्वेंट में डाल के बाकी सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक, तो हम लैब्स में मास को मेजर कर सकते हैं। फिर आता है आपका, किसकी मदद से होता है ये आपका, एनालिटिकल बैलेंस की मदद से होता है, बाय दी हेल्प ऑफ एनालिटिकल बैलेंस। ठीक, इतना भी हमको समझ आ गया, बहुत इजी था। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास होता है एक और पॉइंट है, ये बोलता है जो मास होता है, अगर मैंने एक बार नाप लिया, मास मैंने नाप लिया 50 kg है, तो वो 50 kg ही रहेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी ग्रेविटी में चले जाओ, मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है। मास जो होता है वो उसका अमाउंट जो होता है वो चेंज नहीं होता है। और अगर मैं बात करूं वेट की, क्या वेट आपका सेम रहता है? क्या वेट आपका सेम रहता है? हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा अर्थ में हमारा वेट जितना भी है मून में कम हो जाता है, यानी कि मास जो होता है उसका जो वेट होता है वो सेम नहीं रहता है, वो आपका ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपका चेंज करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया होगा। हमें पता है हमने क्या पढ़ा, मास और वेट का यहाँ पे पढ़ा है डिफरेंस। जब हमें इतना समझ आ गया तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं रब करते हैं, फिर आगे का लिखते हैं। ठीक है, ओके। इसी के आगे अब हम और इसके बारे में और चीजें पढ़ेंगे। हमें ये पता होता है मास की जो यूनिट होती है वो केजी होती है। ठीक है,
हमारा जो 1 केजी होता है वो किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। ठीक, इतना हो गया हमारा। मास और वेट में हमें फर्क पता चल गया। और ये है इम्पॉर्टेंट कि 1 केजी में आपके 1000 ग्राम होते हैं। ये क्यों है इम्पॉर्टेंट? न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है ग्राम में, आपको निकालना होता है केजी में दे दिया जाएगा, ग्राम में निकालना होता है। इसलिए यूनिट कन्वर्जन करने के लिए हमारे ये पता होना ज़रूरी होता है, इसलिए इसको याद करना है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर इतना समझ आ गया तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को हम बेसिकली, वॉल्यूम जो होता है उसकी जो यूनिट होती है लीटर होती है। हम उसे किस में मेजर करते हैं? लीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, और हम इसे किस में मेजर करते हैं? हम उसे लेंथ के क्यूब में भी मेजर करते हैं। लेंथ के क्यूब में भी मेजर करते हैं। अब हमें पता है लेंथ का क्यूब, यानी लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। लेंथ का क्यूब यानी मीटर का क्यूब। सही बोल रही हूं मैं? लेंथ का क्यूब यानी मीटर का क्यूब। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकती हूं। देखो, लेंथ में मेजर करते हैं, लेंथ का क्यूब यानी मीटर का क्यूब। और किस में मेजर करते हैं? लीटर में मेजर करते हैं। यह आपका वॉल्यूम है और वॉल्यूम को हम लीटर में मेजर करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब आपका 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक, इतना हमें पता चल गया और ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, 1 डेसीमीटर क्यूब जो आपका होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इतना भी लिखना है, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट। ठीक, और देखते हैं 1 लीटर जो आपका होता है आपका 1000 ml के बराबर होता है। ये तीनों पॉइंट आपको करने हैं अच्छे से नोट। ठीक है, बाकी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जब, उसमें अगर हमें कोई नया दिखता है चीजें यूनिट कन्वर्जन में तो उसको भी हम नोट करके, स्टेटमेंट करके, इम्पॉर्टेंट करके लिखा देंगे और लिख लेंगे। ठीक है, इतना हम सबको समझ आ गया तो इसको भी हम करते हैं रब। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? डेंसिटी। तीसरा हम पढ़ते हैं डेंसिटी। डेंसिटी हमने यहाँ तो नहीं पढ़ी क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं आती है, बेस क्वांटिटी में नहीं आती है। तो हम यहाँ डेंसिटी को पढ़ेंगे अच्छे से। डेंसिटी, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मास बाय वॉल्यूम। यही होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो लर्न कर लो। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या? केजी। वॉल्यूम की लीटर। लीटर को और क्या लिख सकते हैं? मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है? 2 यूनिट निकल के आएगी। या फिर आप इसे लिखोगे केजी लीटर इनवर्स, या फिर आप इसे लिखोगे और करके, या फिर ये आपकी और कैसे दिखाई देगी क्वेश्चंस में? केजी मीटर -3 ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया। इसको भी हम करते, इसको रब मत करो, आगे यहां से कंटिन्यू करते हैं, फिर कर लेंगे। फोर्थ होता है हमारा थर्मोमीटर, टेम्परेचर। फोर्थ होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने क्या पढ़ा? एसआई यूनिट पढ़ ली उसकी। एसआई तो हमने पढ़ ली, केल्विन होती है, लेकिन और भी यूनिट होती है। और क्या क्या यूनिट होती है? जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो देखो आप, एक होती है केल्विन, एक होती है आपकी सेल्सियस, एक होती है आपकी फ़ारेनहाइट। ठीक, लिख लो इसको, सेल्सियस,
और ये आपका हो जाएगा फ़ारेनहाइट, हाइट, ठीक, फ़ारेनहाइट। हमें पता चल गया टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है। अब देखो ये जो आपका केल्विन होता है, केल्विन स्केल होती है हमारी, इन सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है। अब इसकी स्केलिंग कहाँ से कहाँ तक होती है थर्मोमीटर में, हम वो देखेंगे। टेम्परेचर हम किससे टेम्परेचर हम किससे नापते हैं, थर्मोमीटर से नापते हैं। अगर मैं सही बोल रही हूँ तो, थोड़ा टेढ़ा ले गई मैं इसे क्योंकि मुझे ये ऐसे लिखना पड़ा, ठीक है। इतना समझ आ गया तो देखते हैं हम स्केलिंग देखते हैं। हम स्केलिंग देखेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट में इसको ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं। नहीं तो आप बोलोगे मैम तो टेढ़ा लिखती है, अच्छे से लिख देते हैं इसको, थर्मोमीटर, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे केल्विन, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्सियस, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट आ जाएगा पूरा यहाँ पे। चलो फ़ारेनहाइट पूरा नहीं आएगा तो इसका सिंबल लिख देते हैं F। इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, F, और यहाँ पे ऐसे करके डॉट। सेल्सियस को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, इतना हमें पता है, ठीक है। केल्विन की स्केलिंग अगर मैं देखूं तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये आपकी होती है 273.15 केल्विन से लेके होती है आपकी 373.15 केल्विन तक। सबको समझ आ गया होगा। यहाँ पे अगर मैं आपकी स्केलिंग देखूं तो इसकी जो स्केलिंग होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 डिग्री सेल्सियस से आपकी होती है 100 डिग्री सेल्सियस तक, यही होती है इसकी स्केलिंग। इसकी स्केलिंग क्या होती है ये मुझे नहीं लगता किसी को पता होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसे छोड़ देते हैं। तो ये होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके होती है आपकी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इतना सबको आ गया होगा, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं। जब इतना सबको समझ आ गया है तो इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ चीजें, यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहली चीज हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर मेरा होता है, हमें पता होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में आपका होगा 373.15 केल्विन, और आपका जो फ़ारेनहाइट में होगा वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा क्यों, सेल्सियस का सबसे बड़ा वाला सबसे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100। तो जब इसका 100 है तो इसका 212 होगा, 32 तो नहीं होगा, और इसका भी 373.15 केल्विन होगा, ठीक। इतना हमें समझ आ गया। क्यों, इसे हमने निकाला कैसे निकाला देखते हैं। पहले मेल्टिंग पॉइंट भी लिख लेते हैं। हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो आपका कितना होता है, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो हमारा हो जाता है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस। जब मेल्ट करना शुरू होता है, यहाँ पे ये वाला है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे आ जाएगा 273.15 केल्विन। कैसे निकाला, पहला तो ये हमें पता है इसका सबसे छोटा, तो इसका भी सबसे छोटा छोटा, जहाँ से शुरू कर रहे हैं इतना हमें पता है, ठीक है। निकाला कैसे, हमने ये ऐसे निकाला कि हमें पता है जो केल्विन स्केल होते हैं और सेल्सियस स्केल, यानी कि ये जो स्केल्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक। कैसे इंटर रिलेट करते हैं आपके स्केल्स,
यहाँ पे लिखेंगे स्केल्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे होता है देखो, सबसे पहले हम करेंगे केल्विन एंड सेल्सियस का। पहला पॉइंट क्या हो जाता है आपका, कैसे करते हैं हम, केल्विन जो होता है आपका वो होता है सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है, 273.15, ठीक। ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, केल्विन निकाल लेते हैं। रख के देखते हैं। मैंने बोला, देखो मैंने क्या बोला कि इसका सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपका 100 होता है, तो केल्विन का कितना होगा, केल्विन इज इक्वल्स टू 100 प्लस 273.15 कितना हो जाएगा, 373.15 हो जाएगा। वही मैंने इसमें लिखा, ठीक। सेकेंड, अब हम करेंगे फ़ारेनहाइट और किसके बीच में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में, F0 एंड सेल्सियस के बीच में, ठीक है। उसको भी हम ऐसे करके निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, जो आपका फ़ारेनहाइट होता है वो कितना होता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। जब आप सेल्सियस को यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पुट करोगे तो मेरा आंसर यही आएगा, जो हमने 212 ही आएगा, जिसके लिए हमने ये लिखा है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब समझे कि अगर मैंने सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पुट किया तो मेरा फ़ारेनहाइट में क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन मान लो आप पे आ जाता है कि आपको मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है किसका, केल्विन का, वो है 373.15 केल्विन, आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो जो आपका 373.15 केल्विन होगा उसको पहले आप सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, फिर जो आपका सेल्सियस में आंसर आएगा उसको आप कहाँ रख दोगे, फ़ारेनहाइट में 9/5 इंटू डिग्री जो आपका सेल्सियस दे रखा है वहाँ पे रख दोगे, आपको फ़ारेनहाइट निकल आएगा। इतना सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे रूम टेम्परेचर कितना होता है। हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपका रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है। इतना आ गया, इतना कर लिया तो ऊपर से मिटा रही हूं मैं ये वाला पार्ट। फोर्थ पॉइंट जो मेरा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर जो आपका होता है कितना होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में 37 होता है, फ़ारेनहाइट में 99 होता है। ये है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसको नोट करो। नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से याद कर लो, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कभी कभी कन्वर्ट करने के लिए भी आ जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये हो गया तो मैं अब इसे रब कर रही हूँ। मैंने इसे क्या कर दिया है, रब कर लिया है, ठीक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम अगर डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो उसे भी रब करेंगे। ये टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट, तो इसको भी हम मिटा देंगे। ठीक है, हमने इसे क्या कर दिया, रब कराया। और अब हम पढ़े हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है,
पता होगा, पता होगा तो वेल एंड गुड, नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ। डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली बोला गया है कि जब आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हो किसी भी सिस्टम को, उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आपका क्या होता है, ये होता है आपका यूनिट फैक्टर मेथड, भी हम इसको बोलते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। और हम इसे क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट बोलते हैं, ये सेकंड बोलते हैं, और थर्ड हम इसे क्या बोलते हैं, और लिख देते हैं। इसको हम यूनिट लेवल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट लेवल मेथड भी बोलते हैं। इतना हमें पता चल गया। अब हम कुछ यहाँ पे नोट करो और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लिखो जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। क्या होगा, एक ही इंपॉर्टेंट है, 1 इंच जो होता है वो आपका 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये हमने आपको बोल दिया। अब जब मैंने आपको ये बता दिया तो एक क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे, बोला गया है एक मेटल का पीस है। क्या बोला है, अ पीस ऑफ मेटल इन 3 इंच, इसकी लेंथ क्या होगी सेंटीमीटर में। इसने बोला एक मेटल है जो कितने इंच का है, वो आपका है 3 इंच का। इसको सेंटीमीटर में बताओ ये कितना होगा। वीडियो पॉज करो और इसको करो। कोई भी बुक से चीटिंग नहीं करेगा, तुम्हारा ही फायदा है। इसको करो, बुक से चीटिंग मत करना, खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, आंसर मैं वहां लिखती हूँ। तो बोला क्या गया है, हमें इतना पता होता है कि जो 1 इंच होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर वो बोल रहा है कि आपको क्या करना है, बोला है एक मेटल है जो आपका 3 इंच का है, तो सेंटीमीटर में बताओ कितना होगा, यही बोला है। तो अगर 1 इंच आपका 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है तो 3 इंच कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 1 कैरी जाएगा, 5 3 जा 15, 16 का 6, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 7। यही आपका आंसर आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, कर दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यहां लिखेंगे, आंसर वहां लिखेंगे। रब करते हैं अच्छे से, ऐसे में अच्छे से आपको दिखाई देगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये दे रखा है कि एक जग दे रखा है, ये आपका जग है। इस जग में उसने बोला है कि 2 लीटर मिल्क है। इस जग में आपका क्या है, 2 लीटर मिल्क है। A jug contain 2 liter of milk. Calculate the volume of the milk in meter cube. 2 लीटर मिल्क आपका इस जग में है, आपको इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और किस में निकालना है, मीटर क्यूब में निकालना है। ठीक है, ओके। क्या करेंगे, वही करेंगे, अच्छे से दिखाई देगा। क्या करेंगे बताओ, हमें क्या पता होता है, बताओ। 1 लीटर जो होता है आपका 1000 ml के बराबर होता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। ठीक, तो 1 डेसीमीटर क्यूब आपका हमने बोला था किसके बराबर होता है, ये आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। यानी कि कहीं ना कहीं डेसीमीटर क्यूब लीटर से रिलेट करता है, और जब आपका मीटर क्यूब
लीटर से रिलेट कर रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब आपका ml से ही तो रिलेट करेगा, तो आपका ये दोनों भी रिलेट कर रहा है। अगर ये दोनों रिलेट कर रहा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? चलो ये भी छोड़ो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 लीटर जो मेरा हो जाएगा उसको मैं यहाँ रख देती हूँ, कितना आ जाएगा, मतलब ml की जगह मैं ये रख रही हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ, इसको छोड़ो, अगर मैं लीटर को यहाँ लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। तो 1 लीटर आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, इतना हमको समझ आ गया। अब हमें तो मीटर क्यूब में चाहिए, अब क्या करें? हमें पता है 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मीटर क्यूब बोला है तो हम इस साइड करेंगे क्यूब, और अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड क्यूब करेंगे तो राइट हैंड साइड भी हमें क्या करना होगा? क्यूब करना होगा। तो 1 मीटर क्यूब आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 की पावर 6 का सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इतना हमको समझ आ गया। अब क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है 2 लीटर है। 1 लीटर में अगर आपका कितना है, 1 लीटर में अगर आपके पास ये इधर 1 मीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, 1 लीटर में मेरे पास कितना दे रखा है उन्होंने? 1 लीटर में मैंने बोला कि मेरे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। नहीं, 1 मिनट, हाँ, 1 मीटर क्यूब में 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 मीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक लीटर में मेरे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब मुझे तो मीटर में चाहिए। मैं क्या करूंगी? 1 लीटर में मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगी। कैसे मीटर में कन्वर्ट करूंगी? 1 सेंटीमीटर में अगर यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 मीटर क्यूब में मेरे पास 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको मैं क्या करूंगी? मीटर में कन्वर्ट मुझे करना है आंसर लाने के लिए। कैसे करूंगी बताओ? यहाँ पे लिखती हूँ। अगर मेरे पास 1 मीटर क्यूब में क्या है, यहाँ पे जगह तो है ही नहीं बच्चों, तुम्हें दिखेगा ही नहीं, ऐसे ही समझा देते हैं आपके, यहाँ पे समझा देते हैं। 1 मीटर क्यूब में अगर आपके पास 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब है, मुझे यहाँ पे मीटर लाना है, तो मैं क्या करूंगी? 10 की पावर 6 को नीचे ले जा लूंगी, तो 1/10 की पावर 6 क्या आ जाएगा यहाँ पे? मीटर क्यूब, ऊपर आ जाएगा मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गया आपका ए। इस ए को मैं पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 1 में, तो ऊपर से रब कर रही हूं मैं। जैसे मैं इसको पुट करूंगी इक्वेशन 1 में तो मेरे पास क्या हो जाएगा? जो 1 लीटर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं क्या लिख रही हूँ? 1/10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मीटर क्यूब। इस 3 से ये 3 पावर कटेगी, तो 1 लीटर में आपके पास क्या है? 10 की पावर -3 मीटर क्यूब है। तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे? 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएंगे। समझ आया? सबको समझ आ गया? अगर ये सबको समझ आ गया है तो अब हम 3rd क्वेश्चन करेंगे। इसको मिटाते हैं और 3rd क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आएगा तो हमेशा की तरह मैं बोलूंगी कमेंट करें, आपका डाउट क्लियर जरूर होगा। आप कोई भी क्वेश्चन लेके आइए, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप कहीं से भी क्वेश्चन लेके आइए, कमेंट में लिखिए, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन ही करवाऊंगी। ठीक है? जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। तो इतना हमें आ गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। इसने बोला है हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days, यानी कि 2 दिनों में 3rd है कितने सेकेंड्स होते हैं।
चलो निकालते हैं, पहले एक दिन का निकालते हैं, 1 डे का निकालते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं मैम। ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 24 इंटू 60 मिनट्स होते हैं मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही। 1 सेकेंड में कितने 60 मिनट्स होते हैं मैम? ठीक है, बहुत बढ़िया। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं मैम, हमें ये पता होता है। तो एक दिन में आपके 24 घंटे भी आते हैं। ठीक, इस 24 घंटे की जगह मैं 60 मिनट लिख सकती हूँ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करेंगे? इस आर के जगह 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, इस आर के जगह मैं मिनट लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ एक दिन में 24 इंटू 60 मिनट्स होते हैं पूरे एक दिन में। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कंपेयर करो, ये है आपकी 4th। कंपेयर करो इक्वेशन 4 एंड 3। अब क्या करूंगी, ये जो मेरा मिनट है इसको इसमें पुट कर देते हैं। 1 मिनट को 60 सेकेंड लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 डे में आपके पास 24 इंटू 60 मिनट की जगह 60 सेकेंड होते हैं। यानी कि एक दिन में मेरे पास इतने सेकेंड होते हैं, तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे? यहाँ पे करते हैं, 2 दिन में कितने हो जाएंगे? फॉर 2 डेज 2 दिन में कितने हो जाएंगे? 2 दिन में आपके हो जाएंगे 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, इतने सेकेंड हो जाएंगे। ये आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, कैलकुलेट खुद करना है घर पे, ये जो आपका आंसर निकल के आएगा ये आएगा 172800 सेकेंड। ठीक है, ऐसे लिखो आप लोग सेकेंड, ये आपका आएगा आंसर। ठीक, तो आज हमने 2 टॉपिक और पढ़ा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है ताकि आपको यूनिट कन्वर्ट करना है। आगे हमारे पास इतने न्यूमेरिकल्स होंगे, वहाँ पे यूनिट कन्वर्जन आता है। पेपर में यूनिट कन्वर्जन के ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, नॉर्मल न्यूमेरिकल्स आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से पढ़ना, खुद से क्वेश्चन करना। इसके अलावा हमने जो पढ़ा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाता है नीट के पेपर में कि ये क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है या फिर इनमें से कौन सी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है, ये आ जाता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट था, उसे भी पढ़ना और इसे भी पढ़ना। आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, फिर हम कल 12th की वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल अभी इतना, ऑल्टरनेट डेज में लाएंगे क्योंकि थोड़ा मेरा भी काम हो जाता है सुबह से शाम तक। बस अभी फ्री हूँ, फिर उसके बाद दोबारा बिजी रहती हूँ। ठीक है, बाकी हमेशा की तरह हंसते रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।